हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एंड ये आपका जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। एंड इसके साथ ही अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट के बारे में कोई भी टॉपिक, कोई भी पोइम वगैरह पढ़ना चाहते हो, उसके नोट्स चाहते हो, तो आप YouTube चैनल नई शुरुआत जो है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई जाती हैं, अलग अलग ईयर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट होती हैं। पेपर फर्स्ट की प्लेलिस्ट अलग होती है, सेकंड पेपर की प्लेलिस्ट अलग होती है। तो उन प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की जो वीडियो है वो मिल जाएंगी। वहाँ से आप जो भी टॉपिक चाहते हो पढ़ना, उसकी वीडियो देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। क्या होता है? सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो बनेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज अ मोमेंट मेड अप ऑफ मैनी डाइवर्स प्लेस, मोस्ट ऑफ विच वर रिटन बिटवीन 1940 एंड 1960। कि ये जो टॉपिक है द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये एक प्रकार का मूवमेंट है जिसमें जो प्लेस लिखे जाते थे वो पहले जितने भी प्लेस होते थे स्टेज पर, उन सभी से उसकी जो स्टोरी है वो डिफरेंट होती थी। और ये जो प्लेस हैं ये 1940 से लेकर 1960 के बीच में लिखे जाते थे। वैन फर्स्ट परफॉर्म, जब पहली बार इसे परफॉर्म किया गया था, दिस प्लेस शॉक्ड देयर ऑडियंस। तो जब ये लोगों ने प्ले देखा, ऑडियंस ने जब ये प्ले देखा तो वो हैरान रह गए। एज दे वर स्टार्टिंगली डिफरेंट दैन एनीथिंग दैट हैड बीन प्रीवियसली स्टेज्ड, क्योंकि ये जो प्ले था वो पहले जितने भी यानी कि प्लेस किए गए थे स्टेज पर, उन सभी से डिफरेंट था। यानी कि पहले के जो प्लेस की स्टोरी होती थी और इस प्ले का जो भी स्टोरी है, जो भी इवेंट है, जो भी प्लॉट है, वो प्रॉपर पूरे तरीके से क्या है, डिफरेंट था। इन फैक्ट मैनी ऑफ दैम वर लेबल्ड एज एंटी प्लेस। तो बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारी ऑडियंस थी जिन्होंने इस प्ले को एक नाम दिया था, एक लेबल दिया था, और वो क्या था, एंटी प्लेस। यानी कि ये जो है द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये पहले के जितने भी प्लेस हैं उन सभी का क्या है, एंटी है, यानी कि ऑपोजिट है। इन एन अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई एंड डिफाइन दिस रेडिकल मूवमेंट, और इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए मार्टिन एस्लिन कॉइन्ड द टर्म द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो ये जो वर्ड है द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये वर्ड किसने कॉइन किया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको वहाँ पर लिखना है मार्टिन एस्लिन ने कॉइन किया है। और कब किया था? इन हिज 1916 बुक, कि उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम भी क्या था, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। और ये जो बुक है ये 1960 में लिखी गई थी। ही डिफाइंड इट, और इसमें इन्होंने बताया था एज सच बिकॉज ऑल द प्लेस इम्फेसिस द एब्सर्डिटी ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। यानी कि ये जो प्ले है इसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रकार के जो प्लेस होते थे उसमें हर एक प्ले का जो मेन थीम होती थी या जो मेन बात थी वो क्या थी, कि जो ह्यूमन की कंडीशन है वो कैसी है, एब्सर्ड है, यानी कि व्यर्थ की है, बेकार की है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती थी। इन प्लेस में ये दिखाया जाता था कि जो मैन के वर्क है, मैन की जो लाइफ है, मैन के जितने भी डेली रूटीन्स के काम होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो कैसी हैं, एब्सर्ड है, यानी कि बेकार की हैं। वेयर एज वी टेंड टू यूज़ द वर्ड एब्सर्ड साइनोनियम विद रेडिकुलस, यानी कि ये जो एब्सर्ड वर्ड है ये किसका समानार्थक था, किसका साइनोनियम था? तो ये रेडिकुलस का सिमिलर था। एस्लिन वाज रेफरिंग टू द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड। जो एस्लिन है उन्होंने जो इस वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग है वो बताया है। और इनका क्या कहना था कि आउट ऑफ हार्मोनी विद रीज़न और प्रोप्रिएटली इलॉजिकल। तो ये कहते हैं कि इंसान के जो वर्क होते हैं ये सारे कैसे हैं, एब्सर्ड हैं। एब्सर्ड का मीनिंग क्या है? कि ऐसे वर्क जो कि हार्मोनी से बाहर, बिना किसी रीज़न के इलॉजिकल होते हैं। ईच प्लेड अंडर मैन एग्जिस्टेंस एज इलॉजिकल एंड मोर ओवर मीनिंगलेस। तो ये जितने भी प्लेस होते थे द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, यानी कि थिएटर में, तो उसमें क्या दिखाया जाता था कि जो मैन का एग्जिस्टेंस है, मैन का जो अस्तित्व है इस संसार में, वो कैसा है, इलॉजिकल है, मीनिंगलेस है। दिस आइडिया वाज अ रिएक्शन, और ये
ऐसी बातें क्यों होने लगी थी। तो ये एक रिएक्शन था, किस चीज़ का रिएक्शन था, कोलैप्स ऑफ मॉरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर फॉलोइंग द टू वर्ल्ड वार ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, यानी कि 2 वर्ल्ड वार हो चुके थे, और इन वर्ल्ड वार से क्या हुआ था कि जो भी मॉरल, रिलीजियस, धार्मिक, नैतिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, सामाजिक जो भी स्ट्रक्चर थी वो सारी कोलैप्स हो गई थी, सब कुछ ख़त्म होने वाला था। यानी कि जितनी भी अच्छी वैल्यूज़, जो भी मॉरल वैल्यूज़ वगैरह थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी इन वर्ल्ड वार्स के कारण, जिसके कारण ये जो द थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ये अस्तित्व में आया, और जिसमें ये दिखाया गया कि जो मैन का एग्जिस्टेंस है इस संसार में वो इलॉजिकल है, मीनिंगलेस है, क्योंकि ये सारे क्या है कि युद्ध करते रहते हैं और इस प्रकार के जो वार हो रहे हैं उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। यही बातें हैं जो वो इसमें दिखाई जाती थी थिएटर में। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट बनाओगे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विशेषताएं। पहली क्या विशेषता होती थी इन प्लेस की कि इन प्लेस को देखकर ऑडियंस के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते थे, और वो क्वेश्चंस क्या थे, एग्जिस्टेंस को लेकर आते थे कि वो इस संसार में क्यों है, क्या मीनिंग है उनका इस संसार में होने का। क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस, एब्सर्ड प्ले राइज सम बेसिक क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस लाइक व्हाई वी आर अलाइव। तो इन प्लेस को देखकर जो ऑडियंस हैं उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते थे। क्या क्या क्वेश्चन होते थे, व्हाई वी आर अलाइव कि हम जिंदा क्यों हैं, व्हाई वी हैव टू डाई हमें मरना क्यों है, व्हाई देयर इज़ इनजस्टिस कि यहाँ पर इतना अन्याय, इनजस्टिस क्यों है, एंड सफरिंग और लोग इतनी सफरिंग क्यों कर रहे हैं। तो ये जो प्लेस होते थे इनको देखकर ऑडियंस के दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आते थे। इसके बाद ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है इसकी सेकंड विशेषता क्या थी, डिस्ट्रस्ट इन लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी, डिस्ट्रस्ट वाली थी। फॉर एब्सर्डिस्ट प्ले राइट्स लैंग्वेज इज ओनली अ मीनिंगलेस कम्युनिकेशन एंड स्टीरियोटाइप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कि ये जो कम्युनिकेशन होता था इसकी जो लैंग्वेज है वो मीनिंगलेस थी, यानी कि लैंग्वेज से सिर्फ एक मीनिंगलेस कम्युनिकेशन होता था, और स्टीरियोटाइप जो थॉट्स थे, जो आइडियाज़ थे वो एक्सचेंज होते थे, बिकॉज वर्ड्स फेल टू एक्सप्रेस एसेंस ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये प्रॉपर तरीके से बता ही नहीं पाते थे कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस क्या है और क्यों है। इसके बाद थर्ड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है इलॉजिकल स्पीच एंड मीनिंगलेस प्लॉट, कि ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है इसमें जो प्लेस होते थे उनकी जो स्पीच है वो इलॉजिकल होती थी, और जो प्लॉट्स हैं वो भी मीनिंगलेस होते थे। By illogical speeches and the meaningless plot, they wish to establish a feeling of freedom to make their own world. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इन प्लेस में इलॉजिकल स्पीच और मीनिंगलेस प्लॉट के थ्रू ये चाहते थे कि एक ऐसी फीलिंग को क्रिएट किया जा सके जिसमें इन लोगों को ये फील हो कि वो अपना जो वर्ल्ड है उसे खुद बना सकते हैं, उन्हें इस प्रकार की फ्रीडम है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैन्स कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स, यानी कि यहाँ पर इन प्लेस में लोगों को, ऑडियंस को ये सिखाया जाता था कि हमें वापस से क्या है कि यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। पहले जो लोग हैं वो नेचर के साथ बैलेंस बनाकर रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो इन प्लेस में यही चीज़ें दिखाई जाती थी कि हमें वापस से रिस्टोर करना चाहिए। They attempt to restore the importance of myth and rituals in the life of man। तो ये जो प्लेस हैं इसके थ्रू ये कोशिश की जाती थी कि जो मैन है वो अपनी लाइफ में वापस से रिस्टोर कर ले, क्या चीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ मिथ एंड रिचुअल, ये जो रीति रिवाज है इसकी इम्पोर्टेंस वो समझ लें, एंड मेक देम अवेयर, इसके साथ ही लोगों को अवेयर किया जाता था टू द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ देयर लाइफ, की जो उनकी लाइफ है उसकी क्या रियलिटी है, जो वो आज नेचर के साथ इम्बैलेंस कर रहे हैं या फिर ये जो वार वगैरह हो रहे हैं इससे क्या क्या जो नेगेटिव इफेक्ट है वो उनके ऊपर पड़ेंगे। तो ये सब दिखाया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ लाइफ। इसके साथ ही यानी कि इन थिएटर्स में जो प्लेस होते थे उसमें लाइफ के जो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ हैं उनके बारे में दिखाया जाता था, जोर दिया जाता था। एब्सर्डिस्ट फोर्स अस टू लुक एट आर एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ लाइफ लाइक लव एंड फैमिली, यानी कि इसमें जो लव है, लाइफ है, उसके बारे में, उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके बारे में ज़्यादा दिखाया जाता था। दस वी मे होप टू एक्सेप्ट द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, जिससे कि हम होप, यानी कि इन प्लेस को दिखाकर ये होप की जाती थी कि जो ऑडियंस है वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले
कि जो लाइफ है वो किस तरीके से वो एब्सर्ड बना रहे हैं एंड ट्राई टू फाइंड वैल्यूज़ इन अ वर्ल्ड डिवॉइड ऑफ दैम। और अगर वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो वो प्रेजेंट में जी रहे हैं, जो उनकी लाइफ है वो सही नहीं है और उन्हें जो पहले के वैल्यूज़ वगैरह हैं उन्हें वापस से फाइंड करने की ज़रूरत है, तो इससे शायद वो वापस से उनकी जो लाइफ है वो अच्छी बन जाएगी। तो वो उस टाइम की जो लाइफ है उसके बारे में बता रहे थे कि उस टाइम की जो लाइफ है वो कैसी थी, एब्सर्ड थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वैग्यूनेस अबाउट टाइम, प्लेस एंड करेक्टर। यानी कि जो प्लेस होते थे इसमें टाइम, प्लेस और करेक्टर इनके बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया जाता था। एब्सर्डिस्ट हैव नो टाइम, प्लेस एंड करेक्टर इन देयर प्लेस। यानी कि जो प्ले होते थे उसमें टाइम, प्लेस या करेक्टर के बारे में प्रॉपर तरीके से कुछ भी बताया नहीं जाता था। एज दे फील दैट, क्योंकि वो ऐसा फील करते थे, देयर इज़ नो पास्ट और फ्यूचर, कि पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं होता है, ओनली द रिपीटेशन ऑफ द प्रेजेंट। सिर्फ एक प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसी का ही रिजल्ट हमें आगे देखने को मिलेगा। इसीलिए ये ज़्यादा फोकस अपना प्रेजेंट में करते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लॉट। ये करैक्टरिस्टिक्स जो थे वो 6 थे जो मैंने आपको करवा दी हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है प्लॉट के नाम से। थिएटर ऑफ एब्सर्ड डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन। यानी कि पहले के जो प्लेस होते थे उसमें जिस तरीके से पुराने तरीके से जो प्लॉट का कंस्ट्रक्शन किया जाता था, तो ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है उसने उस तरीके को, उस पैटर्न को डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया, उस चीज़ को नहीं अपनाया। It consists of repetition of glitches and routine in waiting for Godot। तो यहाँ पर क्या होता था कि रिपीटेशन किया जाता था रूटीन का, ग्लिचेस वगैरह का। देयर इज़ ऑलवेज अ मैनेजिंग आउटसाइड फोर्स दैट रिमेन अ माइस्ट्री थ्रू आउट द प्ले। यानी कि यहाँ पर हमेशा से एक बहुत ज़्यादा आउटसाइड फोर्स होता था जो कि हमेशा एक रहस्य बनकर रह जाता था प्ले में। यानी कि प्ले में प्रॉपर तरीके से कोई भी एंडिंग नहीं होती थी। एब्सेंस, एम्प्टीनेस, नथिंगनेस, अनरिजॉल्व मिस्ट्रीज आर सेंट्रल फीचर ऑफ मैनी एब्सर्डिस्ट प्लॉट। यानी कि ये जो प्लॉट है इसमें कुछ फीचर्स थे, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि एब्सेंस हो जाएगा, एम्प्टीनेस हो जाएगा, नथिंगनेस है, अनरिजॉल्व है, मिस्ट्रीज हैं, ये सभी क्या है, इनके कुछ फीचर्स हैं। यानी कि इन प्लॉट में कुछ चीज़ों का एब्सेंस होता है, खालीपन को ज़्यादा दिखाया गया है। नथिंगनेस है, यानी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है। अनरिजॉल्व है और बहुत सारे रहस्य हैं, इन सब के बारे में दिखाया गया है। सो होपफुली आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।